सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पत्रों की अनूठी दुनिया पृष्ठ संख्या 26 के दूसरे अनुच्छेद से आरंभ करेंगे। इससे पहले हमने यह जाना कि पत्र हम सभी के लिए कितने महत्वपूर्ण रखते हैं, कैसे लोग पत्रों को एक धरोहर की तरह अपने घर में सजा कर रखते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो इसको फ्रेम कराकर अपने घर के किसी दीवार पर टंगवा दिए हैं। कैसे महात्मा गांधी पत्रों को विशेष स्थान देते थे। जब भी उनको कोई पत्र मिलता था वे तुरंत उसका जवाब लिख देते। कैसे अंग्रेज प्रशासक के जो लोग थे वे आज़ादी से पहले अपने परिवार वालों को पत्र लिखते, जो बाद में चलकर बहुत बड़ी बड़ी किताबों के रूप में प्रकाशित हुई। अब आगे बढ़ते हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो है, कहा है तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से सन 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। यहाँ लेखक यह कहना चाहता है कि पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज अर्थात कागजात, कागज पत्र। लेखक आगे लिख रहा है कि सुमित्रानंद पंत जी ने जब हरिवंश राय बच्चन को 200 पत्र लिखे थे, उन पत्रों के ऊपर किताब बन गई है। यही नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भी जो पत्र लिखे थे उनके ऊपर भी बहुत सारे किताबें बन चुकी है। इस श्रेणी में दयानंद सरस्वती का भी नाम आता है, जिनके द्वारा लिखे हुए पत्रों के ऊपर हमें बहुत सारी पुस्तकें देखने को मिल जाती है। लेखक आगे यह लिखता है कि कहा जाता है कि जो प्रेमचंद है, आधुनिक हिंदी के बहुत बड़े लेखक, वे जो नए लेखक हैं उनको बहुत प्रेरणा देने के लिए जब उनका कोई पत्र आता तो तुरंत ही उसका जवाब दे देते थे, ताकि उनका जो मनोबल है वो हमेशा बना रहे। इसी तरह नेहरू और गांधी जी ने जो पत्र रविंद्रनाथ टैगोर को लिखे थे वो भी हमारे लिए प्रेरक है। हम उसको पढ़कर बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेखक आगे यह भी लिखता है कि महात्मा गांधी जी ने जो रविंद्रनाथ टैगोर को पत्र लिखे थे वो पत्र का समय है 1915 से 1941 के बीच में, जिसको गांधी महात्मा और कवि के नाम से इसको प्रकाशित किया गया समाचार पत्रों में, जो बाद में इसको सजाकर किसी संग्रहालय में रखा गया। और यह बताता है कि कैसे उस समय का जो स्थिति है भारत की वो थी। साधारण शब्दों में कहे तो जो पत्र महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे थे 1915 से 1941 के बीच में, उनको सजाकर एक बहुत बड़ा किताब बन गया था, जो पढ़कर हम जान सकते हैं कि उस समय भारत की स्थिति कैसी थी, भारत की मनोदशा कैसी थी। वो सारी चीज़ें इसमें हमको पढ़ने को मिल जाएगी। अगला अनुच्छेद, पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है।
दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हा मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। यहाँ लेखक यह कह रहा है कि हमारे देश में पत्रों का संचार माध्यम बहुत पुराना है। सदियों से पत्र भेजे जाते रहे, लेकिन इसका असली विकास हुआ भारत के आज़ाद होने के बाद। लेखक आगे यह भी लिखता है कि जितने भी सरकारी दफ्तर है, जितने भी विभाग है, उसकी तुलना में सबसे ज़्यादा विश्वास लोग डाकघर पे करते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक खास वजह है। वह यह खास वजह यह है कि यह लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। चिट्ठियों की पहुंच जो है ना, वो घर घर तक है। ऐसा कोई घर नहीं है दुनिया में और भारत में कि जिस घर में आज तक कोई पत्र ना गया हो। लेखक ये भी कहता है कि भले ही आज जो संचार के माध्यम है वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन जो चिट्ठियों की जो हैसियत है वो पहले के जैसी ही है। चाहे शहर में रह रहे हो, ऊंची से ऊंची हवेली हो, या फिर झोपड़ियों में रह रहे लोग हो, जंगलों में रहने वाले गांव के लोग हो, या फिर बर्फ के बीच में पहाड़ों के बीच में रह रहे लोग हो, समुद्र के किनारे रहने वाले मछुआरे हो, या फिर रेगिस्तान में रहने वाले लोग हो, आज भी चिट्ठियों की जो सबसे बेसब्री से इंतजार होता है वे यहाँ के सब लोग करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल गांव के लोग ही चिट्ठियों का इंतजार करते हैं, केवल शहर के लोग ही चिट्ठियों का इंतजार करते हैं, केवल जंगलों के लोग ही इंतजार करते हैं, केवल पहाड़ी लोग ही इंतजार करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेखक यही कह रहा है कि चाहे हम किसी भी स्थान पर रह रहे हो, हम बेसब्री से चिट्ठियों का इंतजार करते हैं। और आज देश की स्थिति ऐसी है कि एक दो नहीं, करोड़ों लोग चिट्ठियों या कोई अन्य सेवा के लिए रोज भारत के जो डाकघर है वहाँ तक जाते हैं, और इसका जो आने वाला जो भूमिका है भारत में वो भी नज़र आ रहा है कि भविष्य में भी इसकी भूमिका बहुत दूर तक जाने वाली है। यहाँ तक कि लेखक ये भी कह रहा है कि दूर देहात में लाखों गरीब जो लोग हैं उनके घर में जो चूल्हा जलता है वह किसी मनी ऑर्डर व्यवस्था से ही चलता है। कोई मनी ऑर्डर लेकर डाकघर वाला आता है और उसको पैसे देता है, तभी उसके घर के लोग उस पैसे से अनाज खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, तब जाके उनके घरों में खाना पकता है, चूल्हा जलता है। और जब ऐसा मनी ऑर्डर लेकर डाकिया उनके घर पहुंचता है तो वो डाकिया बिल्कुल डाकिया नहीं लगता, साधारण आदमी नहीं लगता, ऐसा लगता कोई देवदूत हो। जिस प्रकार देवदूत हमारी रक्षा करते हैं, हमें मुसीबत में आके हमें सहायता करते हैं, ठीक वैसे ही जो डाकिया है वो देवदूत बनकर उनको मनी ऑर्डर लेकर आता है। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ का समापन हुआ। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिस किसी बच्चे को पास पाठ में कोई भी दुविधा होगी मुझसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।